कॉम्प्रिहेंशन का कल कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी के आगे आज करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैथ वाला सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कल बताए थे और कुछ इसी को पढ़ के यहाँ पे देखिए है, इसी के आधार पे फिर जो है कॉम्प्रिहेंशन के इसके क्वेश्चंस आएंगे, उसका आंसर देना है। अब इसको ध्यान से पढ़िए। ये आपका क्या है, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठा पूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस, प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। अब इसमें देखिए इसके आधार पे क्वेश्चंस क्या बन रहा है। पहला क्या कह रहा है, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है बताइए। इसके आधार पे क्या हो जाएगा, अभी जो पढ़े हैं उसके आधार पे सबसे प्राचीन वीरता। अब इसमें कह रहा था युद्ध वीरता है ना, तो सबसे प्राचीन आपका यही हो जाएगा। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है बताइए। इसमें क्या हो जाएगा, साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। इसमें बताइए क्या हो जाएगा, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है बताइए। उत्साह के अंतर्गत, समझ में आ गया। उससे पढ़ते चले जाइए। साहित्य मीमांस ने वीरता के कौन कौन से भेद किए बताइए। कौन सा हो जाएगा इसमें, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए। उत्साह के आधार पर, दुर्बलता के आधार पर, पीड़ा आघात के आधार पर, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। यही नहीं बता रहा था, कष्ट या हानि के। एक बार अगर पैराग्राफ पढ़ भी लेंगे ना बढ़िया से, तो फिर वो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। ऐसे ये इसको पढ़िए ध्यान से, क्या हो जाएगा। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य या उपभोग से भी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्तियां हानि पर भी और प्राप्तियां की इच्छा बराबर बनी रहती है। इससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्तियों के आनंद से विमुख रहता है। उसके बाद आपका क्या है, जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है। अब देखिए उसके बाद है, उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभाव में रहता है। इसके लिए जो वह है
भी नहीं है, मतलब जो वह है वह भी नहीं है। उसके बाद क्या है आपका असंतोष, अभाव, कल्पना के उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। ना किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और ना उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। अब इसके आधार पे मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है, बताइए। पूरा पढ़ के उसको समझना है, बस कहानी से पता चल गया क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ये सब वास्तव में इसमें जितना आएगा पॉजिटिव वे में जो कह रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। अब इससे क्या निकल के आएगा, देखिए इसमें आपका कौन सा हो जाएगा जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। मतलब जितना उतने से कहाँ प्रसन्न होगा, तो ये आपका बी वाला हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा वह सात्विक जीवन जीने लगता है, ऐसा तो कुछ मतलब है नहीं इसका। लोभ की पूर्ति हेतु वह अनेक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है, ये भी नहीं होगा। जितना है उतने से प्रसन्न नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूछा ना अंतःकरण सदैव अभाव में रहता, तो अभाव में कब रहेगा, जितना है उससे उसका संतोष ही नहीं रहेगा। तो गद्यांत का सही शीर्षक बताइए, इसमें क्या हो जाएगा गद्यांत का सही शीर्षक। असंतोष, धन लोभ, लोभ और असंतोष, यही दोनों हो जाएगा। उसके बाद असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है, इसमें क्या हो जाएगा बताइए। लोभ की पूर्ति ना होने का दुख माना गया है, तो लोभ की पूर्ति होगी ही नहीं। देखिए 4 विकल्प है ना इसका, देखिए सही को असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है, तो लोभ की पूर्ति ना होना का दुख माना गया है, धन की प्राप्ति ना होने का दुख माना गया है। उसके बाद 2 ऑप्शन इधर और भी, संतोष प्राप्त होने का दुख माना गया है, अभाव कल्पना से उत्पन्न, इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए। अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है, तो ये इसमें हो जाएगा डी वाला, अभाव या कल्पना से, क्योंकि इसकी बात किया था इसमें, डी वाला होगा इसमें। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है बताइए, किसका प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए अंतःकरण का हो गया है, अभावमय हो गया है, सात्विक भी हो गया है, अभावग्रस्त ये नहीं हुआ है। सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है बताइए, सात्विक जीवन का अंग संतोष को, वही था ना। चलिए अब पढ़िए, देखिए अब इस पैराग्राफ को पढ़िए, इसके आधार पे आंसर दीजिए। इसमें क्या है, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती है, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनैतिकता का निवारण करे, धर्म पर स्थित रहे और न्याय के लिए लड़े, समाज को हानि पहुंचाकर
अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा ना दे। अब इससे देखिए आपका आंसर क्या बन सकता है। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? बताइए, सबसे पहले तो इसमें यही पूछ रहा है गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? बताइए। उत्साह का तो प्रयोग किया गया है यहाँ पे, भक्ति का भी किया गया, हानि का भी किया गया। अधर्म ये कहीं नहीं आया है ना। अरे अधर्म, इसमें क्या हो जाएगा? पराधीन राष्ट्र खो बैठता है इसमें क्या हो जाएगा बताइए? अपनी समृद्धि, अपनी भाषा, तो भाषा से तो कहीं कुछ कहा नहीं गया। अपनी उत्सर्ग भावना, अपना न्याय चेतना, तो इसमें हो जाएगा अपनी समृद्धि, यही आया था। गद्यांश का सही शीर्षक क्या है बताइए? राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्राभिमान या राष्ट्र के प्रति कर्तव्य या राष्ट्र की सुख शांति क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय अभिमान, बी वाला ना, क्योंकि वही आया है उसमें, वही हो जाएगा आपका राष्ट्रीय अभिमान। प्रत्येक राष्ट्रीय अभिमान के हृदय में अभिमान होता है क्या? बताइए। देश की, किसके लिए? भाषा के लिए। चलिए। देशभक्ति प्रेरित करती है क्या? बताइए। अनौचित्य का निवारण करने के लिए, अन्याय हेतु लड़ने के लिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। इस पैराग्राफ के आधार पे यही आएगा, अनौचित्य का निवारण करने के लिए उसके बाद पढ़िए इसको। कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वेषण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है, किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने केवल उपाय नहीं बताए, बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो देखिए इसके आगे होगा, समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार, कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों एवं आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग परिवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। अब इसके बारे में देखिए क्वेश्चंस पूरा।
उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे हो जाएगा इसमें बताइए, किससे हो जाएगा? अब देखिए आदर्शवाद कर्म के आधार पे हुआ था ना, तो कर्मवाद हो जाएगा। यहाँ आदर्श से वहाँ कुछ लेना नहीं, कर्म किए थे। तो इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया? बताइए मुख्य रूप से क्या वर्णित किया? देखिए कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया गया, नहीं। मार्क्स के सिद्धांतों का व्याख्या की गई, इसके व्याख्या कहाँ किया गया? महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया गया। तो इन्हीं के बारे में तो बताया गया, चरित्र इन्हीं के बारे में, और किसी का तो कुछ कहा नहीं गया इसमें। इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा? बताइए। उन्हें नए मूल्यों की स्थापना की, उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। ये कौन किया था? ये ही लोग थे, मतलब यूरोप लोग। इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा? बताइए। वे केवल सिद्धांतवादी थे, उनकी कथनी और करनी में अंतर था। वे आदर्शवादी थे और उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बताइए? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें से, क्योंकि इसमें देखिए पहला क्या है, उनके सिद्धांतवादी थे, ये भी तो नहीं है। उनकी कथनी और करनी में अंतर था, ऐसा नहीं, जो करते थे वही करते थे। उसके बाद केवल आदर्शवादी थे, ये भी नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? बताइए। चिंतन से क्या अभिप्राय है? इसमें हमको लग रहा है ऑप्शन कटा हुआ है कुछ। चलिए इसके बाद वाला देखते हैं। दो ऑप्शन इसमें है नहीं कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? अरे तो दूसरा आ गया, चलिए आ गया तो कर लीजिए, उससे इसका मतलब नहीं है, वहीं तक था क्वेश्चन आया तो लिख लीजिए। क्या नहीं है? समीर नहीं है, बाकी सब रजनी विवाह इसी ये सब है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन दिख रहा है? लिखा हुआ है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा बताइए? निकाल सकते हैं? निकालिए। तो पढ़ाया गया होगा ना। देखिए परसेंटेज हम बता ही दिए थे, वो सारी चीज़ें मेंसुरेशन बता ही दिए थे, उससे प्रॉफिट लॉस वगैरह CISI के क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो करा ही दिए थे। अब इधर जो है नंबर सिस्टम और ये सब जो है आपका ये एवरेज वगैरह का है, तो इसका आज PDF है, इसको कोई करवा देंगे। जो ये इसमें देखिए टोटल 50 क्वेश्चन हैं, लेकिन सारे 50 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सब। बताइए क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक हम तरीका बता दे रहे हैं। देखिए देखिए कोई भी नंबर हो, अगर ऐड करना हो, जैसे ये क्या दिया है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे कितना रख दीजिए 2, और 1 से 50 तक में कुल कितनी संख्या आ जाएगी? 50 संख्या आएगा, तो 50 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। फार्मूले का अगर नहीं भी ध्यान में है तो बस ऐसे रखिए, पहली संख्या अंतिम संख्या, दुनिया का कोई नंबर हो सब पे फॉलो करेगा। अगर लगातार संख्या है तो बात समझें, तो फॉलो करेगा। अब जैसे 50 1 51 गुणे 25, क्योंकि फार्मूला कितना याद करेंगे, एक का दूसरा, दूसरे का दूसरा, इसलिए ये सब पे फॉलो कर जाएगा जितना भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है। अब 25 का गुणा करिए तो 25 से करने में 25 के 5 2, 25 25 125 2
27 यानी 12×75 देखिए है बात समझे। ऐसे ही अगर कहे प्रथम 70 प्राकृतिक संख्याओं का योग तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2 और 1 से 70 तक कितनी संख्या होगी 70, तो यहाँ हो जाएगा 71 गुणे कितना हो जाएगा 35। गुणा करेंगे कौन सा आएगा, देखिए एक के लास्ट एक का गुणा 5 से करेंगे तो लास्ट में 5 ही होगा, तो कौन से ऑप्शन के लास्ट में 5 है, इसी का होगा यानी 2485 यही आएगा, दूसरा कोई सवाल ही नहीं है। कर ले जाएंगे ना इस टाइप से। चलिए बताते चल रहे हैं क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो बोल तो रहे हैं, लिख लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो देखिए प्रथम अगर ये एक फार्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग योग पूछा हो सकता है योग, तो योग क्या होता है आपका, विषम संख्या है तो n² होता है। विषम संख्याओं का जो योगफल होता है यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल वो आपका क्या होता है n²। या इसमें वही तरीका लगा सकते हैं, पहली संख्या अंतिम संख्या से भी निकाल सकते हैं। तो n बराबर यहाँ कितनी संख्या देखिए 20 है, 20 को स्क्वायर कर दिए कितना हो जाएगा आपका 400। बात समझे। अब पहली अंतिम संख्या से भी निकाल सकते हैं। चौथा वाला देख लीजिए, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा बताइए। 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब देखिए उसी तरीके से इसको सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें क्या होता है अगर फार्मूला लगाते तो पहले 1 से 97 तक निकालते, फिर इसमें 1 से 74 तक निकालते तो समय लग जाता उसमें। इसमें देखिए कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट 97 अरे 75 और प्लस 97 दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यही तो किए। अब 75 से 97 तक कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी बताइए। 75 से 97 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो 75 से पहले कितनी संख्या है 74 संख्या है। अब इसमें से 74 घटा लीजिए कितना बचेगा, 74 से इसको घटाना है तो कितना हो जाएगा 23। इसको नहीं घटाएंगे क्योंकि इसको काउंट करना है ना, तो इसके पहले जितनी संख्या उसको घटाएंगे। तो इसके पहले कितनी संख्या हो जाएगी आपकी 74 संख्या होगी, तो 74 इसमें से घटा देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 23। अब इसको जोड़ लीजिए तो 7 5 12 के 2 1 9 1 10 7 17 2 8 16 1 17 2 6 12। अब इसका गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा गुणा करिए। अब देखिए 2 से गुणा कर लिए तो 2 6 12 के 2 हासिल लगा 1 2 8 16 1 17 2 6 12 के 2 1 2 8 16 1 17। देखिए दहाई के अंक पे एक 0 बढ़ा दीजिए, फिर 3 से गुणा कर लीजिए 3 6 18 के 8 1 3 8 24 और 1 25। देखिए 8 5 2 7 7 2 9 कितना आया 1978 आया है। ये आ जाएगा आपका डी वाला, समझ में आया। यानी इसमें क्या किए, पहली और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए और वहाँ से वहाँ तक जितनी संख्याएं हैं उससे गुणा कर लीजिए, तो आ जाएगा। हो गया। सॉल्यूशन खाली लिखते चलिए, क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन भेज देंगे। अब देखिए कि ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, ये भी आया भी था, या ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है, बता सकते हैं कितना। हाँ सही, कैसे आएगा, देखिए अंक की बात कर रहा है तो एक अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखते हैं सिंगल डिजिट हो गया। इसके बाद मेरा 10 ये क्या हो गया डबल डिजिट, फिर 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्लियर हो गया है। अब यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसमें क्या हो गया, यहाँ से 2 डिजिट शुरू हो गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमें 50 तक निकालना है तो 50 का 2 गुना कर दीजिए, 100 हुआ। और 1 से 9 तक में सिंगल डिजिट है, ये भी उसी में इंक्लूड हो गया है। तो क्या कर देंगे, 100 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 91। ये चीज़ें समझ में आए कि नहीं, क्योंकि 1 से 9 तक ही तो सिंगल डिजिट होगा। और 50 तक अगर देखेंगे तो 10 से क्या है, 2 डिजिट शुरू हो रहा है। तो 50 का हम क्या कर दिए, 2 गुना कर दिए, यानी कि 100 हो गया, यानी कि 100 अंक की आवश्यकता होती है। तो 100 में से 9 घटा दीजिए, 9 एक्स्ट्रा है, तो कितना हो जाएगा मेरा, 21 अंक बनेंगे। ऐसे अगर कहे 1 से 60 तक के संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, बता सकते हैं 1 से 60 तक में। अगर कहे 1 से 60 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितना हो जाएगा बताइए। 60 का 2 गुना कर दिए, 120। 120 में से कितना घटा देंगे आपका, 120 में से 9 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 111। ऐसे कहीं 1 से 70 तक में तो 7 दूनी 14, 140। 140 में से 9 घटा दिए, कितना हो जाएगा, 131। समझ में आ गया ना इस टाइप से। हाँ, 9 इस नाते घटाना उसका रीजन है। देखिए अगर हम कहें 1 से 70 तक की संख्याओं में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो जैसे 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक सिंगल डिजिट है ना, इसके बाद डबल डिजिट स्टार्ट हो जा रहा है, 10 से 11, 12, 13, 14। तो 1 से 9 तक में जो सिंगल डिजिट है, अगर हम 70 का 2 गुना कर देंगे 140, तो ये 9 एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना, उसमें ये भी ऐड हो जा रहा है, तो यही 9 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 9 तक का डिजिट ना सिंगल होगा। उसके बाद देखिए छठवां है, 1, 3, 5, 7 डाट 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 99 तथा 128 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब ऐसे देख लीजिए, यहाँ है 1, 3, 5, 7 डाट 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 99 तथा आपका क्या है 128, इसका परस्पर गुणा कर दिया जाए तो कितने जीरो होंगे। तो ये पता होना चाहिए कि 5 के साथ जब भी किसी भी सम संख्या का गुणा होगा तो वहाँ पे क्या आता है, शून्य आता है। बात समझे। जैसे 5 दूनी 10, देखिए 0 आ गया, 5 चौक 20, एक 0 आ गया, और उसके बाद आपका आ जाएगा 5 बटे 40, एक 0 आएगा। तो अब 1 से लेकर 99 तक में कितनी सम संख्या आएंगी, कितना 5 आएगा। बात समझे। सम संख्या तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि 2 के पावर कितना हो जाएगा ये, क्योंकि 1, 2, 1, 5 मिलके एक 0 बनेगा। तो किसके किसके लास्ट में 5 आएगा, 5 के लास्ट में 5 आएगा, और क्या आएगा, देखिए 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 होगा। 5 के बाद क्या आएगा, 10 तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि विषम संख्या की बात कर रहा है। फिर 15 आ जाएगा, यही तो आएगा। फिर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 45, 55, 65, 75, 85, 95, बस यहीं तक आएगा, इसके आगे जाएगा नहीं। अब ये देख लीजिए, 1, 2 मिलके और 1, 5 मिलके एक 0 बनाएंगे। तो 2 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, कितना 2 है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 7 से ज़्यादा है। तो 7 बार 1, 2, 1, 5 मिलके क्या बनाएगा, एक 0 बनाएगा। तो टोटल कितना 0 हो गया मेरा, 7 0, क्योंकि 1 5 का इस 2 में गुणा होगा, एक 0 आ जाएगा। इस 15 का 5 में 2 में गुणा होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो एक 0 बनाएगा। 25 का इसमें गुणा करेंगे, 25 दूना 50, ये भी 0 बना देगा। 35 दूना 70, एक 0 बना देगा। 45 दूना 90, एक 0 बना देगा। 55 दूना 110, एक 0 बना देगा। 65 दूना 130, एक 0 बना देगा। तो टोटल कितना 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0 इसमें आ जाएगा। बाकी और अंक नहीं देखना है इसमें। चलिए
उसके बाद देखिए दिया है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर कितना दिया 28 दिया है। तो संख्याओं का योग क्या हो ज्ञात करें। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 दिया है तथा उनके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का योग और अंतर दिया है, यानी कि क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो दे रखा है 100 दे रहा है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है आपका 28 दे रखा है। बात समझें। अब इन अगर एक्स स्क्वायर हमें यहाँ से निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 128 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाए। 128 का आधा करना है, 28 का नहीं करना है। तो 28 का आधा कर देंगे कितना आएगा 14, इसका आधा 50, तो तब भी लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 8 हो गया। बात समझे, ये x की वैल्यू हो गई। वाई स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस बताए थे ना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 72, अब 72 का आधा कर देंगे 36, तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरा 6। पूछा क्या था, दोनों संख्याओं का योग, तो 8 6 14, यानी ये आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्यूशन सॉल्व कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन आपके पास जाएगा तो लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, आता बहुत है सब। प्रीवियस पेपर लगाएंगे तो उसमें होगा। हो गया। अब देखिए, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, बताइए इसका क्या हो जाएगा। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए, देखिए इसमें क्या करते हैं, ये जो 13 है इससे पहले इसमें भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो शेषफल कुछ बचेगा नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 13 चौका 52 जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ बचता तो उसको ले आके इसमें ऐड कर लेते, नहीं बच रहा है छोड़ दीजिए। अब 13 से इसमें भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 3 39, 6 बचेगा, वही 6 आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। बात समझे। देखिए पहले इसमें भाग देंगे तो 13 चौका 52 पूरा पूरा कट गया, शेषफल नहीं बच रहा है, कुछ बचता तो उसको लाके इसमें ऐड कर लेते, नहीं बचा छोड़ दीजिए। अब यहाँ इसमें भाग दीजिए तो 13 3 39, 6 बचेगा शेषफल, 13 चौक 52 ज़्यादा हो जाएगा, तो यही 6 मेरा आंसर हो जाएगा। तो समझिए खाली। उसके बाद आपका है किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, को यहाँ रहेगा ये यहाँ रहेगा, भाग देने पर शेषफल, किसी संख्या 56 को से नहीं हो जाएगा, किसी संख्या से 56 को भाग देने पर शेषफल कितना आता है 29 आता है। बात समझे। यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए 8 से इसको काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, कुछ शेषफल नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब 8 से इसको काट देंगे तो 8 तिरिक 24, कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए तब सही है। बाकी अभी क्वेश्चन भिजवा देंगे। कितना हो गया 9, 10वें पे आइए। किसमें क्या दिया है, भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 18 हो तो नहीं 16 हो तो भाज्य क्या होगा। अब देखिए डिवाइजर इसका कितना दिया है 15। अब होता क्या है, देखिए जब सॉल्व करते हैं इस टाइप से तो ये क्या होता है, यहाँ पे भाजक बोला जाता है, बात समझे। और ये क्या होता है आपका भाज्य।
और नीचे क्या आ जाता है, शेषफल। अब इसी से फार्मूला बना देंगे क्या, आपका जो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बात समझे, यही आपका हो जाएगा। अब भाज्य बराबर, अब इसमें देखिए क्या दिया है, भाजक भागफल का 25 गुना है, तो भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ये तो कह रहा है यदि भागफल 16 है तो भागफल कहाँ दिया है मेरा, ये है ना, इसको अगर 16 मान लो तो क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, ये कितना हो जाएगा 25 गुणे 16, यही तो होगा 16 गुना 25 गुना, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का क्या गुना है, 5 गुना है। अब शेषफल का 5 गुना कौन है, ये है ना, तो शेषफल कितना हो जाएगा, इसका 1/5 हो जाएगा। तो इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 5 से भाग देंगे तो 25 5 हो जाएगा और 16 ये हो जाएगा, यानी कि 16 25, यही तो होगा 80। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो भाज्य बताना है। अब इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है 80 कॉमन ले लीजिए दोनों में से। तो 80 दोनों में से अगर कॉमन ले देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 16 25 80 कॉमन हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना बचेगा, केवल 16 25 80 बचेगा और प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 80 गुणे 81, 0 8 इकन्ने में 8 और 8 अठाएँ 64। देखिए आंसर आ रहा है 64 80, आपका बी वाला आ जाएगा आंसर। बात समझे, भाज्य बराबर आपका हो जाएगा, यही देखना है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उससे जैसे कह रहा हो वैसे बनाते चले जाइए। आया हुआ क्वेश्चन से, आया भी था ये, किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। खाली ये लिख लीजिए, बाकी 11 वाला सॉल्व करिए, 11 नंबर, टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें का। ये टोटल नंबर सिस्टम से जितना क्वेश्चन बन सकता है आपका यूनिट डिजिट या इकाई के अंक से, और ये सब जो है फ्रैक्शन से, सारे क्वेश्चन इसमें हैं। डिविजिबिलिटी से, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, तो यह संख्या क्या होगा बताइए। इसका क्या हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ देखिए 3/2 ज्ञात करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसने ज्ञात क्या कर दिया, आपका 3/2 से भाग दे दिया। तो देखिए किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने का मतलब हो गया कि उसका क्या हो जाएगा, 3/2 से गुणा, यानी कि 3/2, और अगर 3/2 से भाग करने के लिए कहा रहा है तो यानी क्या हो जाएगा, उसका 2/3 से गुणा करना। जिसे हम कहें x में 3/2 से भाग दे दीजिए, तो क्या करेंगे, x गुणे 2/3 लिखेंगे ना, यानी इसमें 2/3 से गुणा करना है, उसी को पलट दीजिए। तो 3/2 माइनस 2/3, इतना यूनिट का जो, यही तो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आया वो कितने का डिफरेंस आएगा, 10 कम है, ये बराबर 10 की संख्या। चूँकि हम 1 यूनिट मान रहे हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, ये x मानते तो x का वैल्यू निकालते। अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 2 तिहाई 6, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा ना, यूनिट बराबर 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/6, यूनिट बराबर 10, तो 5 दूनी 10, तो ये कि यूनिट बराबर कितना हो जाएगा मेरा 12। देखिए 12 आया है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज़ें,
जो इसमें कुछ करना नहीं है, जो अंतर होगा भाग देगा और एक बार गुणा किया तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इसके बराबर होगा। अब जो बड़ा होगा उसको पहले रख लीजिएगा। अब ये तो जान ही जाएंगे ना कि 3/2 बड़ा होगा कि 2/3 बड़ा होगा, इसमें कौन बड़ा होगा? 2/3 कि 3/2? 3/2 बड़ा होगा, ऐसी बात है कि एक से ज़्यादा वैल्यू हो एक से कम वैल्यू है, सीधा सीधा। ये वाला सॉल्व करिए, सेम उसी तरीके से है। जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने के लिए कहा गया तो उसने गलती से भिन्न को 6/7 से क्या कर दिया? भाग दे दिया और सही उत्तर से कितना? 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, बताइए क्या होगा। अब देखिए 6/7 से भाग करने के लिए कहा गया, लेकिन 6/7 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन वो क्या किया? 6/7 से भाग दे दिया। तो 6/7 से भाग दे दिया तो क्या करेगा? 7/6 से गुणा करेगा। तो दोनों का डिफरेंस ले लिए, 7/6 और 6/7। अब इसमें जो बड़ा ये है तो इसको पहले ले लिए, यही बराबर किसके हो जाएगा आपका? 13/70 के। अब इसको सॉल्व कर लिए तो कितना हो जाएगा? 6 से 42 यानी 42, और यहाँ कितना हो जाएगा? 49 और 36। इतना यूनिट बराबर किससे हो जाएगा? 13/70 के। अब इसका डिफरेंस ले लीजिए तो कितना आ जाएगा? देखिए 13 आएगा, 42 यूनिट इक्वल टू कितना? 13/70। अब इसको काट दीजिए तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा आपका? ये उधर चला जाएगा तो 42/70। अब इसको काट दीजिए, कटेगा किसी से? 7 से काट दीजिए या 14 से काट दीजिए। 14 × 3 = 42, 14 × 5 = 70, यानी कि 3/5। देखिए 3/5 है कहीं पे, ये वाला ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया चीज़ें, और इसमें कुछ नहीं करना। लिख लीजिए, इसको लिखना तो लिखना क्या है? वही चीज़ें हैं सेम, दोनों का डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा। अब देखिए इसमें वही किए हैं, दोनों का डिफरेंस ले लिए, दोनों का डिफरेंस बड़ा इसमें कौन सा होगा? तो 7/6 - 6/7, इतना यूनिट बराबर 13/70। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिए और करना ही नहीं, हो जाएगा ना। चलें आगे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार आ चुका है ये भी क्वेश्चन। एक व्यक्ति नौकर को इस शर्त पर रखता है कि वह उसे 1 साल नौकरी करने के बाद 90 रुपया तथा 1 शर्ट देगा। वह नौकर केवल 9 महीने काम करता है तथा वह 1 शर्ट और 85 रुपये प्राप्त करता है। तो अच्छा 65 रुपये, हाँ 85 यहाँ होगा, याद 65 रुपये प्राप्त करता है। तो बताइए कि शर्ट की कीमत क्या है? बताइए कितना हो जाएगा? देखिए इसको निकालेंगे कैसे? अगर वो पूरे 1 साल काम करता तो उसको क्या मिलता? 90 रुपया मिलता और 1 शर्ट मिलता। तो शर्ट को हम x मान ले रहे हैं, बात समझे? x + 90 यही तो मिलता। ये तब मिलता, एक सेकंड इसको छोटा कर रहे हैं, छोटा करके सॉल्व करने की जगह चाहिए इसको। जगह नहीं तो सॉल्व नहीं होता। अब इसको बड़ा कर देंगे। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 90 रुपया मिलता है और क्या मिलता है? 1 शर्ट, मान लीजिए x मिलता है जब पूरे 1 साल नौकरी करता तो। लेकिन उससे काम कितना किया है? खाली 9 महीने काम किया, यानी इसकी काम जो हो जाएगा वो 9/12 हो जाएगा, क्योंकि 12 महीने करता तब ये मिलता, तो 9 ही महीने किया। अब इसको मजदूरी क्या मिला है? केवल 65 रुपया मिला और 1 शर्ट नहीं काटा गया, शर्ट इसको दे दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए इसको पहले और छोटा कर लें तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए 9 × 3 = 27, यानी कि 270 और प्लस
3x बराबर 4 का गुणा इसमें कर लिए, कितना हो जाएगा 260 और प्लस 4x। तो ये x उधर लेते जाइए, तो 270 माइनस 260 बराबर 4x माइनस 3x। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 10 रुपया, यानी कि शर्ट की कीमत कितनी हो गई 10 रुपये। समझ में आ गया? सलूशन लिख लीजिए, क्वेश्चन से भी पूछा गया है। अगर ये 50 क्वेश्चन से अगर इसको आप सॉल्व कर ले गए तो नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन आता है मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। ये पूरा छाट के रखा गया है। लिख लिए? लिख डालिए। उसके बाद देखिए दिया है, यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 15 हो तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा? बताइए। बहुत छोटा हो गया है, लिख नहीं रहा होगा। चलिए अब दिख रहा है? यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 15 हो तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा? अब देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या का मान लिया x है कि 1/3 का 1/4 15 है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणे 12, 12 25 60 0 6, यानी कितना हो जाएगा 180। ये हो गया। अब क्या कह रहा है, तो उसी संख्या का कितना बताना है आपका 3/10, तो x इंटू बटे 10, 180 गुणे 3/10, 10 10 से कट गया, 18 तिहाई 54, आपका कितना हो जाएगा ये। पंद्रह नंबर सॉल्व करिए। 15 वाला उसी तरीके से इसके पहले जो बताए थे। ये हो गया, तो आसान है, कर ले जाएगा। लिख लिए इसको। पंद्रह वाला सॉल्व कीजिए। ये लिख लिया ना? चलिए देखिए, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने 5/6 ज्ञात कर लिया, सही उत्तर से इतना देख कर ले जाएंगे, छोड़ दें इसको, PDF जाएगा तो कर लीजिएगा, उसी टाइप का है। तो ये बताइए, 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, कितना हो जाएगा? 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, कितना आएगा इसका? 45 दिन को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करिए, 45 मिनट को। अब देखिए 45 मिनट अगर है तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो 24 घंटा ये ले लीजिए, और कितने से गुणा कर देंगे? 60 से, ये तो हो जाएगा, भिन्न के रूप में हो जाएगा। तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 बटे 24, तो 1/32, क्या आ गया? ऐसे हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए आगे आया था पीछे क्वेश्चन।
हो गया। ये देखिए, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए, भाज्य बराबर आपका होता है भाजक शेषफल। अब इसमें देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। अब इसके आधार पे क्या दिया? शेषफल दिया है आपका 4, शेषफल 4 लिख लीजिए। अब क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल का 3 गुना कौन है? भाजक है। तो भाजक कितना हो जाएगा मेरा? 12 हो जाएगा। ये तो होगा। और क्या कह रहा है? देखिए, भाजक भागफल का 4 गुना है, तो अगर ये इसका 4 गुना है तो इसका 1/4 होगा। इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। तो 12 3 36 और 4 40। यही तो होगा। बस वही आंसर हो गया। लिख लीजिए। अब देखिए 18 क्या कह रहा है? 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो ये कैसे निकालेंगे? बताइए। 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखिए, इसमें क्या करेंगे? देखिए, 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यानी कि जो पहली संख्या होगी वो भी काउंट होगा, 7 होगा ना, और सबसे लास्ट वाला भी काउंट होगा जो 200 के आसपास है। तो इसका अगर हम फैक्टर बनाएं तो इसके बीच में एक मिलेगा 7 गुणे 1, एक मिलेगा 7 गुणे 2। यही तो काउंट बताएगा कितनी बार 7 है। ऐसे मिलेगा 7 गुणे 3, ऐसे डाट डाट डाट। लास्ट में क्या मिलेगा वो देखते हैं। 7 गुणे, इसमें 7 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 6 20 और 7 बटे 56। 28 बार तो जाएगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं। यानी कि एक 7 से हम शुरू किए, कितनी बार 7 आ गया? 28 बार। तो कितनी बार 7 से डिवाइड होगा? ऐसी संख्या कितनी होगी? 28। तो 28 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 100 से 200 के बीच ऐसी कितनी 100 से 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा? या 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा? आता है ना। या 3 के प्रथम 7 गुणज का योगफल क्या होगा? या 21 के प्रथम 22 गुणज का योगफल क्या होगा? ये सभी क्वेश्चन आता है। अभी आगे चलेंगे, पहले इसको करवा लें, फिर नेक्स्ट वाले में बताएंगे। लिख लीजिए इसको। क्योंकि एग्जाम में भी अगर आपका पेपर आता तो ऐसे ही आएगा, इसे ही सॉल्व करना है, उससे ज़्यादा समय भी नहीं रहता वहाँ पे। हो गया ये। अब ये देखिए, ये एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल वगैरह में पूछा जाता है ये, और इसमें टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन बता रहे हैं इसका तरीका कैसे आसान करने का। एक गुणा बताए थे आप लोग को 99 वाला, उससे ये बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर कहीं लिखा है 9999995/99, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि 999 प्लस 995/99, यानी यहाँ, यानी कि इसका मतलब होता है यहाँ पे प्लस। और जब ये प्लस होगा तो इन दोनों का, इसमें इन दोनों में 999 का गुणा हो जाएगा। बात समझे? चलिए, यहाँ तक अगर समझ गए तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो गया? 999 प्लस 995/999, यही तो होगा। तो
अब इसको अगर प्लस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 999 गुणे 999 और प्लस 995 बटे 999 गुणे 999 करेंगे तो 999 मेरा कट जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पे 995, यही तो बचेगा। पूरा सॉल्यूशन बच गया कि नहीं बच गया, जो सॉल्यूशन था इसका। अब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो एक घटा दीजिए 998 हो जाएगा और इसमें कितना जोड़ेंगे 9 होगा 0, इसमें कितना जोड़ेंगे 9 होगा 0, इसमें कितना जोड़ेंगे 9 होगा 1 और इसको इसी में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 9 9 8 9 9। देखिए है कहीं पे 998 996, कौन सा आंसर आ गया आपका, बी वाला। आसानी से आ गया कि नहीं, वही। हो गया। ये वाला क्वेश्चन कितना होगा, क्या होगा बताइए इसका, 1 - 1/3, फिर कोष्टक 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट 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 1 - 1/99, 1 - 1/100। अब देखिए ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आए माइनस में आएगा तो इसमें अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 3 में से 1 गया कितना आ जाएगा 2, यानी क्या बचेगा यहाँ 2/3 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4 में से 1 गया यानी कि 3/4 यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 4/5, ऐसे डॉट 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 आगे जाए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 99 इसमें एक कम होगा कितना हो जाएगा 98 बटे 99 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 100 है तो 100 का कितना हो जाएगा 99 बटा 100। अब इसमें देखिए ध्यान से, ये इससे कट गया इससे कट गया, यानी अगर यहाँ पे अंश बच रहा है तो यहाँ यानी यहाँ पे अगर न्यूमरेटर बच रहा है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बचेगा, हर बचेगा। बात समझे, तो सब काट देंगे, देखिए सब कट जाएगा, बाकी बीच में जो आएगा वो भी कटेगा, इससे ये कटेगा, तो बस लास्ट में बचा कितना 100, तो 1/50 देखिए है आपका आंसर हो जाएगा। अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद PDF भेज देंगे, उसके बाद जिस टाइप से क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि इस पर टफ लग रहा है उसको उसका डिटेल बता देंगे पूरा नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे इस टाइप के और भी क्वेश्चन अभी करवा देंगे अगर पहली बार कर रहे होंगे टफ लगेगा, उसका फॉर्मेट जान जाएंगे तो फिर ईजी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, देखिए अगर प्लस में होता है, एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, 60 तरीका हम बता दे रहे हैं। अगर ये सीरीज होता है, ये अगर माइनस में है तो सबसे ऊपर सबसे छोटी वैल्यू रखी जाती है और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तभी ना सबसे छोटा वैल्यू यहाँ से मिलेगा, सबसे बड़ा वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा। तो अंश में सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा 2 होगा, ये तो होगा, और हर में सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा 100। आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है। और जब प्लस में होगा तो अंश में सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे और हर में सबसे छोटी वैल्यू। तो अंश में सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो यानी कि 121 और हर कितना हो जाएगा बटे 2, तो कितना हो जाएगा मेरा 60.5 आंसर हो गया। बस समझे, यहीं से आ गया। लेकिन इसका देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 1 2 1 2, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 4/3 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 5/4 इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 121/120। अब इसको इससे काटेंगे, इससे तो यहाँ बचेगा क्या, देखिए ये वाला इससे कट जाएगा 121.2, तो कितना हो जाएगा आपका 60.5। इतना लिखने से बच जाएंगे अगर उस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। हो गया। इसका मान बताइए 22 वाले का कितना होगा।
1/5 प्लस 99 494/495 गुणे 99 कितना हो जाएगा बताइए। अब इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा, यही तो होगा। अब ये 999 है, 999 और 494 और अपान है आपका 495। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, 1/5 इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, कितना हो जाएगा, और 999 है, बताइए गुणा करिए कितना हो जाएगा। ये देखिए ये सिंगल डिजिट है तो इसको 0 बढ़ा के, जैसे यही करना हमें 99 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, तभी इसके मान में कोई परिवर्तन, उधर मत बढ़ाइएगा, इधर बढ़ा, आपको वही फार्मूला लगा दीजिए उसी तरीके से। अब देखिए इसमें से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 998 होगा। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें कितना जोड़ दें कि आपका कितना हो जाएगा जो है, या देखिए एक काम करिए, हाँ ना सही है। अब किस में से घटाना है हमें ये देख लीजिए, 99 से हमें गुणा किस में कर रहे हैं हम, गुणा 99 का गुणा किस में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं ना, तो हमें इससे लेना है, इससे लेंगे, क्योंकि गुणा जिसमें करते हैं उसी में से घटाते हैं ना, तो इससे हम गुणा कर रहे हैं तो इसमें से घटाएंगे, तो 098 लेंगे। जैसे मान ली हमें समझिएगा, जैसे 99 से गुणा अगर हम करेंगे 173 से, मान लीजिए कर रहे हैं, तो इसमें से नहीं एक घटाते हैं, तो जिसमें गुणा करते हैं उससे घटाएंगे, तो चूँकि हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो घटाएंगे इसमें से। अब देखिए 9 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये हो गया। बात समझें ये चीज़ें, ये जो समझ में आया ये क्या चीज़ें है, ये क्या हुआ, इसका इसमें गुणा किए हैं वो आ गया। उसके बाद आपका प्लस, अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 99 का गुणा 495 में करिए, कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, तो प्लस ये बचेगा कितना 494, ये इधर कर दीजिए, अपान 5, क्योंकि पहले इसका गुणा इसमें किए हैं, फिर इसका गुणा इसमें कर दिए हैं। अब इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 98901 प्लस यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 495/5, तो 98901 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 99, यही तो होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 99 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा आपका 0, देखिए इसको ऐड करेंगे 10 आएगा 0, इसको ऐड करेंगे 10 आएगा 0, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, 0, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 9, देखिए आया 99900, कौन सा हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। समझ में आ गया, जैसे है सेम उसी तरीके से गुणा करते चले जाएंगे, लिख लीजिए। लिखेंगे कि मिटा दें, देखिए इसका गुणा इसमें करिएगा, उसके बाद इसका गुणा कर दीजिए इसमें, बात समझे। देखिए इस अभी बताया था ना कि इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इस नाते, 99 इंटू क्या होगा 99 प्लस 494/495 इंटू 99, यही तो होगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आ गया है मेरा, गुणा कर लीजिएगा, अगर वो चीज़ें सीखे हैं जो बताएं तो सही है, नहीं तो फिर नॉर्मल गुणा तो जनरल तरीके से कर ही सकते हैं। इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा।
अब इसको जब इससे काटेंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ 1/5 भी है पहले, बात समझे। तो यहाँ जब 5 बचेगा तो 494/5 और यहाँ 1/5 और ले आइए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 98,901 प्लस यहाँ पे, अब ये देखिए 5 दोनों बराबर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 495/5। अब इसको जब काटेंगे तो देखिए 98,901 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 99 आ जाएगा, 5,945, 5,945 दो बार। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 0 0 9 0 0 1 0 यहाँ आ गया है। देखिए इसको काट दिए 0 हो गया, फिर इसको काट दिए 0 हो गया, फिर 1 0 और आ जाएगा, बात समझे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी इतना आसान भी नहीं होता है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आसान होगा, बात समझे। तो हम इस नाते बता दे रहे हैं कि ताकि अगर इस पर जाके थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लिए तो फिर ये आपको नहीं रहेगा कि इसका तरीका नहीं पता है। और यहाँ क्वेश्चन हर कोई कर ले जाता है, आपको सीखना क्या है, जो तरीका है उसका। तो समय कम है, इस नाते पेपर पे सारे क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आते हैं 50 में सारे मिल जाएंगे ये, जितना भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है लगभग। देखिए इसमें डिविजिबिलिटी का भी क्वेश्चन आ गया, नंबर सिस्टम का भी आ गया, आगे फ्रैक्शन का भी आ गया 1-2 क्वेश्चन, फिर अभी आगे चलेंगे तो और आएगा। हो गया, चलिए 23 हो गया आपका, ये क्या है ना 22 तक हुआ, 23 वाला क्या होगा बताइए। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का योग क्या है। 369 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए धनात्मक संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है 3 दिया है, यदि उनके वर्गों का योग यानी कि आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 369। अब यहाँ से बताना है आपको कि उनका योगफल क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें इस संख्या का तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही तो होगा, इक्वल टू 9। अब यहाँ पे इसके जगह हम ये रख दें 369, क्योंकि इसको डायरेक्ट ऐसे तो काट नहीं सकते क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये आपका इसमें है। तो यहाँ से माइनस 2xy इक्वल टू 9। अब इसको उधर लेते जाइए, इसको इधर ले आइए, तो 369 में से अगर 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2xy। अब यहाँ से अगर हम और लिखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए xy इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा 180। अब इसका देखिए ऐसा फैक्टर कर दीजिए कि उस अंक को घटाने पे कितना हो जाए 3 आ जाए, ऐसा इसका फैक्टर करिए तो कितना हो जाएगा 15 × 12 अगर कर दें 180 होगा ना। तो देखिए 180 होगा यानी कि 3 आ जाएगा अंतर। अब बताना क्या, तब संख्याओं का योगफल बताएंगे। तो एक संख्या आपका कितना हो गया x बराबर 15 हो गया, अगर मान लें तो y बराबर कितना हो जाएगा 12, 15 12 कितना हो जाएगा 27। देखिए 27 है आपका आंसर, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलें। क्वेश्चन नहीं मतलब सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देखिए अब समझा दे रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर 3 दिया है और आपका दिया था x प्लस वाई बराबर 369। अब इसमें क्या किया है कि इसका स्क्वायर कर दिए तो कितना हो जाएगा, क्यों स्क्वायर किए हैं, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें पता है, तो x y की वैल्यू आएगी उसके फैक्टर करके निकाल लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 9 हो गया। अब इसकी जगह कितना रख दिए 369 माइनस 2xy इक्वल टू 9, तो 369 में से अगर 9 माइनस कर दिए इधर लाके 360 बचा, इधर कितना हो गया आपका 2xy हो गया।
अब देखिए यहाँ से हमें केवल एक्स वाई अगर निकालेंगे तो इसमें 2 से हम क्या कर दिए, भाग दे दिए, तो 180 बचा। अब 180 का ऐसा फैक्टर कर देंगे जिसका अंतर 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो 15 गुणे 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा। अब एक संख्या 15 हो गया, एक 12 हो गया, 15 12 जोड़ दिए तो मेरा हो गया 27। भाई मेरा आंसर हो गया। हो गया, चलें आगे, चलिए। चौबीस नंबर देखिए, कुछ लड़कों ने किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये जमा किए। प्रत्येक लड़के उतने ही 25 पैसे के सिक्के देता है जितने कि वहाँ लड़के उपस्थित हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात करिए, बताइए। मतलब उतने ही 25 पैसे के सिक्के दिए जा रहे हैं जितने वहाँ लड़के हैं। अगर यक्स लड़के हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यक्स है। और टोटल जो रुपया इकट्ठा हुआ वो कितना इकट्ठा हुआ है, 400 रुपया। तो कितने लड़के रहे होंगे, 25 पैसा सिक्का, मतलब 25 पैसे के उतने सिक्के दिए हैं जितने लड़के होंगे। जैसे मान लीजिए अगर 100 लड़के होंगे बाय द वे, तो 25 पैसे का 100 सिक्का दिया होगा। तो 25 पैसे का 100 सिक्का क्या रुपया हो जाएगा, कोई बता सकता है कितना होगा, बताइए। 25 पैसे का 100 सिक्का है तो कितने रुपया के बराबर होगा, बताइए। 25 पैसे का अगर 100 सिक्का है तो कितने रुपए के बराबर होगा। हाँ, 25 पैसे का 100 सिक्का तो कितने रुपए के बराबर होगा, कितना। हाँ, हम क्या कह रहे हैं कि 25 पैसे का 100 सिक्का हो, 25 पैसे का अगर 100 सिक्का आपके पास है तो कितने रुपए के बराबर होगा। हाँ सही तो है, 25 रुपये अगर होगा तो 25 चौक का 100, वैल्यू उसकी समझ गए ना, 1/4। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कुछ लड़कों ने किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये जमा किए। प्रत्येक लड़के उतने ही 25 पैसे के सिक्के देते हैं जितने कि वह वहाँ लड़के उपस्थित हैं। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ देख लीजिए कि अगर लड़कों की संख्या देखें, अगर मान लीजिए हम यक्स मान लेते हैं कि टोटल कितने लड़के हैं यहाँ पे, यक्स लड़के हैं, तो उनके पास सिक्कों की संख्या कितनी होगी। नहीं अभी 400 कहाँ से हो जाएगा। देखिए यहाँ 400 रुपये जमा किए हैं ना, तो प्रत्येक लड़का उतना ही 25 पैसे के सिक्के देता है जितना कि वहाँ लड़के उपस्थित हैं। तो मान लीजिए कि यक्स लड़के उपस्थित हैं, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यक्स इंटू, अभी रुक जाइए 100 नहीं होगा फिर, क्या आंसर था होगा। चलिए अभी देख लेते हैं जो भी आएगा अभी देख। हाँ चलिए जो है, तो देखिए 25 पैसे के मतलब एक लोगों के पास, एक लोग कितना रुपया देंगे, तो एक लोग उतने ही 25 पैसे के सिक्के देंगे जितने की लड़कों की संख्या है। तो लड़कों की संख्या अगर यक्स माने हैं तो ये 25 पैसे, यानी 25 पैसे में कितना रुपया होगा, 1/4 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए 0.25 पैसा, या इसको क्या कह सकते हैं, 1/4 रुपये। 1/4 रुपये में हो जाएगा ना, 1/4, उसी का मतलब ये हो गया 0.5 को 100 से भाग दे देंगे तो किस में आ जाएगा, रुपए में हो जाएगा। तो यही तो हो जाएगा ना। तो 25, ये 0.5 नहीं कहेंगे, खाली 25 पैसा कहेंगे, ठीक है ना। जब रुपए में होगा तो क्या हो जाएगा, 0.25 रुपया हो जाएगा। तो 0.25 रुपया मतलब 1/4 रुपया। तो इसका गुणा किससे कर देंगे, 1/4 से। इतने ही तो सिक्के होंगे, 2 लिखे हैं यहाँ, 1/4। अब देखिए टोटल मेरे पास रुपया कितना हो जाएगा, एक व्यक्ति कितना रुपया दे रहा है, तो x/4 रुपया दे रहा है। बात समझे, यहाँ तक समझे। और एक व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, x हो गई। तो टोटल गुणा कर लीजिए, देखिए यहाँ पे, तो x गुणे x/4, ये टोटल रुपया मेरे पास हो गया। ये किसके बराबर हो गया, 400 के बराबर हो गया। अब x² बराबर किसके हो जाएगा, 4 चौको 1600। बात समझे। अब यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 40, यानी कि लड़कों की संख्या कितना हो गया, यहाँ पे 40 लड़के थे। बात समझे। अब अगर आंसर फिर से चेक करना है कि आंसर सही है गलत है, तभी देखिए चेक करवा दे रहे हैं। देखिए कैसे, अगर लड़कों की संख्या 40 है तो 1/4 जो है, प्रत्येक ने 25 पैसा दिया, तो
एक ने अगर 25 पैसा दिया है तो देखिए उतने ही 25 पैसे के सिक्के दिए, तो 40 अगर 25 पैसे का 40 सिक्का है तो क्या रुपया होगा? 25 पैसे का अगर 40 सिक्का आपके पास है क्या रुपया होगा बताइए? देखिए एक चीज़ जान लीजिए, आंसर इस नाते नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जैसे हम पूछ रहे हैं आपका ध्यान पेन की तरफ जा रहा है। अगर ध्यान पेन की तरफ ना जाके और रियल लाइफ की तरफ चला जाए, रोज़ जो पैसा जाते हैं रखते हैं उसकी तरफ जाए तो आंसर जल्दी आएगा। बस यही मैथ है। आपका ध्यान पेन की तरफ ना जाके दिमाग की तरफ जाए, दिमाग से उसको सोचने का प्रयास करें। हमने क्या कहा है कि 25 पैसे का 40 सिक्का, 25 पैसे का 4 सिक्का होगा 1 रुपया, तो 4 दही हम 40, कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। बात समझे? यानी कि एक व्यक्ति कितना रुपया दे रहा है? 10 रुपया। टोटल व्यक्ति मेरे पास कितने हैं? 40, तो 40 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 400 हो गया। ये 400 रुपया ही तो इकट्ठा किया है, आंसर आ गया। यानी व्यक्तियों की संख्या मतलब कितना हो जाएगा? लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा मेरा? 40। समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए। इसमें कुछ है नहीं सॉल्यूशन में, टोटल दिमाग से समझने वाली चीज़ है। इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है कि कैलकुलेशन लिख, कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, बस खाली दिमाग से। अब ये किस चैप्टर में मिलेगा? कोई चैप्टर का नाम बताइए जिसमें मिलेगा। ये तो ऐसे तो पूछे जाते हैं ना, मिसलेनियस क्वेश्चन है, कहीं से उठा के दे देगा। अब चैप्टर वाइज अगर लेके अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन ढूंढने लगेंगे तो पता चलेगा 4 चैप्टर का मिला के एक क्वेश्चन बनाता, उसी में परसेंटेज भी दे देगा, उसी में CISI भी दे देगा, उसी में रेशियो भी दे देगा। इसी नाते देखिए जो पेट का क्वेश्चन होता है उसमें ज़्यादातर DI आता है। दिए हैं पेट का क्वेश्चन? दिए हैं ना? कितने लोग दिए हैं पेट का? तो देखे होंगे ना ज़्यादा DI, क्योंकि DI से वो इतना अंतर ढूंढ लेता है, आपका इतना ढूंढ लेगा कि आपको क्या चीज़ें आता है। उसमें जब तक सारे चैप्टर नहीं, आपको लगता है ना कि खाली DI पढ़ के चले जाएं और पेट का एग्ज़ाम दे के चले आएँ, कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि खाली DI आप पढ़ ही नहीं सकते, जब तक पूरा चैप्टर नहीं तैयार होगा DI कहाँ से सॉल्व करेंगे। उसी में औसत देगा, उसी में चक्रवृद्धि ब्याज भी दे देता है, उसी में जो है परसेंटेज भी दे देगा, सारी चीज़ें उसी से बनाएगा। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो इस नाते वो ऐसा वही चुना है पेट वालों ने कि सारा क्या दे दो, DI क्वेश्चन दे दो, उसी में सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब कोई कहे कि स्पेशल खाली DI पढ़ के चले जाएं तो DI का पढ़ेंगे जब पूरा पहले पढ़े ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इस नाते हर चैप्टर का कहीं ना कहीं रोल हो जाता है। अब ये बताइए कि क्या होगा? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 776 से विभाजित है। विभाजित करके देख लीजिएगा, जो होगा वही आंसर बन जाएगा। कर लेंगे ना, वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है उसमें। अब आगे चलते हैं जो मेन क्वेश्चन है उसकी तरफ। ये बताइए क्या होगा? 26 वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है 26 वाला। बताइए। इसमें देखिए जो 26 वाला क्वेश्चन है, इसको करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसके अधिक सबसे लोएस्ट पावर का कौन सा बताइए? 2 के पावर 3 के पावर 25, यही तो है ना? तो 3 के पावर 25 हम यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा क्या? देखिए यहाँ पे क्या बचेगा? 1, यही तो बचेगा। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा? 3 के पावर 1, 3 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया। 3 के पावर 1 यानी कि 3 के पावर 1 यानी 3। यहाँ क्या बचेगा? 3 के पावर 2, क्योंकि जब कॉमन लेते हैं तो पावर क्या होता है? कम हो जाता है। तो 3 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया आपका? 9। और यहाँ क्या बचेगा? 3 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा? 27। अब सबको ऐड कर लिए, तो 3 के पावर 25 इंटू क्या हो जाएगा बताइए? 27, 3 30 और 9 39 और 1 40, यानी कि यहाँ 40 आ जाएगा। अब देखिए कोई ऐसा डिजिट है जो 40 से विभाजित हो रहा है? नहीं विभाजित हो जा रहा है, तो हमें क्या करना है? बस यहीं पे कुछ नहीं, 3 पे घाते 25 लिख दीजिए, 24 एक कम कर दीजिए इसको। बात समझे? और यहाँ से एक 3 मिल जाएगा तो 3 चौका 12, 120। अब 120 देखिए किसी से डिवाइड होगा?
इसमें से कोई अंक है 120 को डिवाइड करने के लिए, तो 11 से होगा नहीं, 16 से होगा नहीं, 25 से नहीं होगा, 30 से होगा, यानी डिविजिबिलिटी ये 30 हो जाएगा। समझ में आ गया? अभी इसका डिटेल आगे क्लास में बताएंगे जो भी होगा।